नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पोल साइंस चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। इस चैप्टर में सारी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे, जैसे क्या है दक्षिण एशिया, यानी कि दक्षिण एशिया हम किसको कहते आ रहे हैं, इसके अलावा दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषताएं क्या है। तीसरा टॉपिक अपना रहेगा पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। यहाँ पे आप ध्यान से एक चीज देखिएगा, ये ऊपर वाला टॉपिक तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, ये भी जो है जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन यहाँ से 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर, ठीक है, इस तरीके से जितने भी टॉपिक्स है ना, ये सब 4 नंबर में ही आपको देखने को मिलेंगे, बात याद रखना। और इस चैप्टर से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आना ही आना है इन्हीं सारी टॉपिकों में से। तो इन टॉपिक को बारीकी से देखना है, क्योंकि देखो 7-8 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और जहां जहां चीजों को मैं गैस करता हूं कि हाँ ये चीजें आ सकती हैं, है ना, जिसमें मुझे डाउट लगता है कि हाँ यार हो सकता है कि हाँ ये ऐसा आ जाए, तो उन्हीं सभी चीजों को मैं पहले ही आप लोग को बता देता हूं कि हाँ आप तैयार करके रखिएगा, ठीक है ना। तो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन चीजों को ध्यान में रखना कि इन चीजों में से पूछा जाएगा। तो बस अब वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, चौथा टॉपिक अपना बांग्लादेश में लोकतांत्रिक संकट, नेपाल में राजतंत्र तथा लोकतंत्र, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र, पाकिस्तान भारत का क्या संघर्ष है इसके बारे में, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ उनके क्या संबंध, जैसे बांग्लादेश और भारत के साथ कैसे संबंध है, मालदीव और भारत के साथ कैसे संबंध है, इसके अलावा नेपाल और भारत के साथ कैसे संबंध है, पाकिस्तान भारत के साथ कैसे संबंध है, इस तरीके से हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उन सभी चीजों के बारे में हम जा रहे हैं देखने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा, सारी टॉपिकों को अच्छे से समझिएगा। 2 पार्ट में इस वीडियो को ओवर करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर को ओवर कर लेंगे। तो चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन बच्चों को नोट चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दिया हुआ है, वहां से जाके विजिट करके ले सकते हैं। अदरवाइज मेरा नंबर है 7011912793 पे, वहां पे मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद आपको सारा प्रोसेस बताया जाएगा कि किस हिसाब से आपको नोट्स मिल सकता है। विकास स्टडी पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐड चलेंगे और आपका इससे दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन आप हमारे ऐप पे आएंगे तो वहाँ पे चैप्टर वाइज सारी चीजें मिलेंगी। पहला चैप्टर उसके 2 पार्ट, दूसरा चैप्टर उसके 2 पार्ट, तीसरा चैप्टर उसके 2 पार्ट, फिर नीचे आओगे तो वहां पे नोट्स देखने को मिल जाएगा, फिर उसके नीचे आओगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, है ना, फिर नीचे आओगे तो सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीज स्ट्रक्चर पूरा डिजाइन किया गया, इवन लाइव क्लासेस जैसी चीजें भी आपके लिए बनाई गई है, तो इसका बेनिफिट जरूर उठाएं। विकास स्टडी पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए 7011912793 पे मैसेज करके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है दक्षिण एशिया। देखिए, हमारा जो भारत है ना, वो दक्षिण एशिया में आता है। एशिया एक जैसे एक यूरोप है, यूरोप में बहुत सारी कंट्री है, ऐसे ही एशिया में बहुत सारी कंट्री है। भारत उसके दक्षिण में आता है, और भारत ही नहीं आता है सिर्फ, बल्कि भारत के आसपास जैसे लगे हुए देश है, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, है ना, तो ये जितने भी देश आते हैं वो भी कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया के ही भाग हैं, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ये भारत हो गया, भारत के आसपास में जितने भी देश हैं, जैसे ये हो गया नेपाल हो गया, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया भूटान, ये हो गया श्रीलंका, ये हो गया, है ना, मालदीव, ये हो गया अपना पाकिस्तान, और इसके ऊपर बात करते हो अफगानिस्तान। पहले इसको अखंड भारत बोला जाता था, क्योंकि सारा का सारा चीज भारत में ही था, इसलिए, ठीक है ना। तो अब देखिए, यहाँ पे इसको मैं एशिया के मैप में अगर मैं दिखाना चाहता हूँ, तो देखिए टोटल का टोटल जो है ना, इस तरीके से बना हुआ है ना, ये देखिए, ये सारा का सारा, ठीक है। तो एशिया लोकेशन ये मैप में दिखाया गया है, और दक्षिण में अपना भारत आता है, तो इसलिए इसको दक्षिण एशिया कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि दक्षिण एशिया की भौगोलिक बनावट। भौगोलिक बनावट का मतलब होता है स्ट्रक्चर। क्या? स्ट्रक्चर को कहते हैं भौगोलिक बनावट। तो भौगोलिक बनावट क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, तो इस चीज को देखिए। तो जैसा कि हमें पता है कि भौगोलिक बनावट में अगर ऊपर की बात किया जाए, तो ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये हिमालय है। क्या है? हिमालय, जिसको कहते हैं अगर ऐसा भी आपने सुना होगा कि बिहार में चले जाओ, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे चले जाओ, तो आपको वहां से, है ना, पर्वत दिखने लगेगा, है ना। तो हिमालय है। कहाँ है? हिमालय है। तो यही देखिए, पहला पॉइंट लिखा है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर, यानी कि दक्षिण में देखिए ना, ये है हिंद महासागर, ठीक है। यानी कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, और पूर्व में अगर मैं बात करूं बंगाल की खाड़ी से लेकर
पश्चिम में अरब सागर तक ये चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में अगर मैं बात करूं तो हिंद महासागर तक, और अगर यहाँ पे पूरब में बात करूं तो यहाँ पे बांग्लादेश की खाड़ी यानी बंगाल की खाड़ी जिसको बोलते हैं वहां से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक ये चीजें फैली हुई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये है पूरा स्ट्रक्चर दक्षिण एशिया का। आगे, दक्षिण एशिया के किन किन देशों में कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है, और कौन कौन सी शासन व्यवस्थाएं हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सारी टॉपिक यही है। जैसे पाकिस्तान में कौन सी व्यवस्था है, वहाँ पे क्या दिक्कत है, नेपाल में क्या है, वहाँ पे कौन सी दिक्कत है, पाकिस्तान में बांग्लादेश में क्या है, वहाँ पे कैसी दिक्कत है, इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम करने वाले। तो टॉपिक अपना है दक्षिण एशिया के किन देशों में कौन सी शासन व्यवस्था है, कौन कौन सी सरकार है। देखिए, भारत और श्रीलंका की बात करें तो वहां पे लोकतंत्र, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो वहां पे लोकतंत्र था, सैनिक तानाशाह, नेपाल और भूटान की बात करें तो वहां पे राजतंत्र, मालदीव की बात करें तो वहां पे आध्यात्मिक शासन प्रणाली। आध्यात्मिक शासन प्रणाली मतलब राष्ट्रपति का शासन होता है ना, उस तरीके की चीजें बनाई गई हैं। ठीक, अब हम यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मेन जो कि मैंने आपको बताया था 4 नंबर में जो कि आता है, ये मेन। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमेशा पूछता है ना, इसका रिपीटेबल बार बार होता है, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता के कारण क्या है, यानी कि पाकिस्तान में लोकतंत्र असफल क्यों होता है। इंडिया देखो, इंडिया जब से आजाद हुआ है, पाकिस्तान उसी टाइम पे ही अलग हुआ था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान भी अलग हुआ था, भारत भी अलग हुआ था, और दोनों ने यही डिसाइड किया था कि हम दोनों में, हमारे दोनों देश में लोकतंत्र रहेगा। लेकिन भारत में सफलतापूर्वक लोकतंत्र चल रहा है और पाकिस्तान में सफलतापूर्वक नहीं चल रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, है ना, तो उन्हीं सभी चीजों को हम समझने जा रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र अच्छे से कामयाब नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, तो इन चीजों को, तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता के कारण, और इसको समझने से पहले हमें ये समझ लेना है कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। ठीक है, देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दे देता हूँ। होता क्या है तो पाकिस्तान में, जैसे इंडिया में आपने देखा है कि चीजों को अच्छे से कैटेगराइज किया गया है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इस तरीके से शासन चलेगी। कार्यपालिका, विधायिका जो होगी कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी, और न्यायपालिका क्या करेगी, कानून की समीक्षा करेगी। इसके अलावा हमारा एक और स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिसको कहते हैं सेना व्यवस्था। ठीक है, उस सारी चीजों को देखेगी, सब चीज को, है ना, बॉर्डर पे सेनाएं तैनात रहेंगी, अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें है ना, मतलब उसको लेवल के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया ना। ऐसे ही क्या होता है, पाकिस्तान भी अपने हिसाब से सारी चीजों को चला रहा था, लेकिन वहां पे जो सैनिक शासन है वो मजबूत हो जाता है। मजबूत इन द सेंस का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल। जब कोई भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो कुछ ज्यादा ही मजबूत हो जाता है, और मजबूत होने के बाद अटैक करता है अपने ही लोगों के ऊपर। तो होता क्या है कि पाकिस्तान में जब जब भी लोकतंत्र की सरकार आती है तो वहीं की जो सेनाएं होती है, पुलिस वाले को मत समझना इसमें ना, जो सेना होती है, ठीक है, जो सेना होती है वो हावी हो जाती है किसके ऊपर, वो हावी हो जाती है वहां की सरकार के ऊपर, और सरकार को गिरा देती है, यानी कि उनको उस पद से हटा देती है। और उसके बाद आ जाता है सैनिक शासन। सैनिक शासन कुछ टाइम तक चलता है, तो उसके बाद जनता कहती है यार ये सेना बढ़िया नहीं, ये काम अच्छा नहीं कर रही है। तो उसके बाद जब लोगों के अंदर मोटिवेशन आ जाता है तो लोग नारे लगाने लगते हैं, और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है, उनको हटा दिया जाता है, और फिर लोकतंत्र की सरकार आ जाती है। फिर कुछ टाइम तक चलती है, फिर सेना उसको हटा देती है, फिर उसके बाद जनता उसको हटाती है। इस तरीके से लोग, कभी लोकतंत्र, कभी सैनिक तानाशाह, इस तरीके की चीजें वहां पे चलती रहती है, और इसी की वजह से वहां पे लोकतंत्र अच्छे से कामयाब नहीं है। इन्हीं चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कारण क्या है कामयाब ना होने के पीछे? तो देखिए, सबसे पहली चीज है ना, कट्टरवादी। जैसे आपने सुना होगा ना कि अपने बातों पर अडिग रहना, बेशक वो गलती क्यों ना हो, तो वो वही है ना, अपनी बातों पर अडिग रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि वहाँ के जो धर्म गुरु है उनका भी बहुत ज्यादा इन पे रोल होता है। जो कट्टरवादी लोग होते हैं उनका बहुत ज्यादा रोल होता है, सेनाओं का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रहता है। तो इसलिए कभी ये हावी हो पाते हैं तो कभी ये हावी हो जाते हैं, और इसलिए कोई भी नहीं, ना तो सेना अच्छे से चल पाती है और ना ही लोकतंत्र चल पाती है, और इसी वजह से बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप, कट्टरवादिता, यानी कि भाई कट्टरवादी लोग अपनी बातों पर अडिग रहना, है ना, धर्मगुरु, भूस्वामी अभिजनों के सामाजिक प्रभाव ने लोकतंत्र के मार्ग में बहुत सारी कठिनाई पैदा कर दी है। पाकिस्तान में विशेषकर सैनिक तानाशाह ने लोकतंत्र के मार्ग में सर्वाधिक रुकावटें पैदा कर दी है। पाकिस्तान और भारत के कड़वाहट बड़े संबंधों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदैव
पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाए रखना है। यानी कि जब जब भी सेना को मौका मिला है तो सेना ने क्या किया है, सेना ने तुरंत वहां की सरकार को हटा दिया है। ठीक है ना। आगे, तथा किसी भी निर्वाचित सरकार को ठीक ढंग से काम नहीं करने देते हैं और इसी का फायदा उठाती है आसपास के जो देश हैं या जो दूर के देश हैं, वो भी जैसे अमेरिका और पश्चिम के जो देश है ना, वो पाकिस्तान का फायदा उठा लेते हैं, वो भड़काने का काम करते हैं, कभी सेना को भड़काते हैं तो कभी किसी को भड़काते हैं, और इस चक्कर में ना पाकिस्तान में अच्छे से सेना चल पाती है और ना ही वहां पे लोकतंत्र चल पाता है। तो अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ के लिए सेनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान में संविधान निर्माण के पश्चात, यानी कि यहाँ पे देखिए संविधान निर्माण किया गया था, कब किया गया था, 1973 में किया गया था। ठीक है ना। मतलब प्रोसेस तो इनका बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, लेकिन करते 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 जाके अंततः अगर देखा जाए तो 26 साल बाद बना था। कब बना था, 26 साल बाद बना था। ठीक है। हम 26 साल बाद कैसे निकालते हैं, तो देखिए 1947 में क्या होता है, देश आजाद हो जाता है, और ये बनता कब है, यानी कि वहां पे संविधान कब बना, 1973 में बनता है। ठीक है। अब 13 में से 7 अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, और यहाँ पे 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, ये हो गया 0 0। यानी कि कहा जाए तो 26 साल लग गया वहां पे संविधान को बनाने में। ठीक है। लेकिन इंडिया में बनाने के लिए कितना लग गया था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है ना। तो ये फर्क है इंडिया और उनमें। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जनरल अयूब खान वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं, और प्रधानमंत्री के बनने के बाद अपना शासन वासन बढ़िया से चलाते हैं। कब तक चलाते हैं, 1969 तक चलाते हैं। 1969 तक चलाने के बाद क्या होता है, वहां पे ये याहिया खान जो होते हैं, याहिया खान आ जाते हैं, और उन्होंने अपना पूरा काम धाम किया 1971 तक। 1971 तक करने के बाद, ठीक है, 1971 तक करने के बाद वहां पे एक और सरकार बनती है। वो सरकार बनती है, ये तो देखिए किसकी बनी, जनरल यानी कि सैनिकों की बनी। लेकिन इसके बाद जो आती है सरकार, वो आती है लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है। अली भुट्टो करके उनका नाम है। ठीक है ना। तो उनकी सर जुल्फिकार अली भुट्टो है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार आ जाती है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना शासन किया कब तक, 1977 तक। और उसके बाद 1977 में जनरल जिया उल हक, यानी कि जो कि सेना के प्रमुख थे, उन्होंने क्या किया, वहां की सरकार को गिरा दिया। और गिराने के बाद सारा बागडोर अपने में ले लिया, और फिर उन्होंने कुछ टाइम तक शासन किया। फिर वहां पे लोकतंत्र की सरकार आती है, और आने के बाद वहां पे नवाज शरीफ प्रधानमंत्री जब बनते हैं, तो नवाज शरीफ को 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, हटा दिया, और हटाने के बाद फिर सैनिक शासन लेके आए। तो इस तरीके की उतार चढ़ाव चीजें हुई। सबसे पहले वहां पे लोकतंत्र आया, फिर उसके बाद सेनाओं का शासन आया, फिर उसके बाद फिर सेना का शासन आया, फिर उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो जिनका प्रधानमंत्री बने थे लोकतंत्र के हिसाब से, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते वहां पे कभी सेना तो कभी प्रधानमंत्री, कभी सेना तो कभी लोकतंत्र, इस तरीके की चीजें चली। और यही कारण है वहां पे लोकतंत्र अच्छे से नहीं चल पाता। तो वही जो पीछे हमने पढ़ा है वही सारी चीज यहाँ पे भी देखेंगे। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता के कारण लिखे, तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में सेना ने सदैव उत्पत्ति डाली है, जैसा कि हमने पढ़ा अभी। पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता ने भी लोकतंत्र को सफलतापूर्वक कार्य करने नहीं दिया है। पश्चिमी देशों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पाकिस्तान में लोकतंत्र को सफल नहीं होने दिया है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता का एक कारण उनकी आंतरिक ढांचागत बनावट, यानी कि सिस्टम उतना तगड़ा नहीं है, पावरफुल नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो जाती हैं। पाकिस्तान और भारत के कड़वाहट भरे संबंधों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदैव अपना दबदबा बनाए रखा है। इसका मतलब क्या है, जब भी पाकिस्तान और भारत की लड़ाई होती है, तो उस टाइम पे जो सेना होती है वो ज्यादा प्रखर होती है, और इसी की वजह से, प्रखर का मतलब क्या होता है, लड़ने कौन आएगा, सेना ही तो आएगी ना। तो सेना अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझ लेती है और अपने ही सरकार को गिरा देती है, क्योंकि डिसीजन ना देने की वजह से, है ना, इसकी वजह से। अभी हम इसका वो समझेंगे कि डिसीजन ना देने का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश संकट को मैं बहुत ही बारीकी से समझाता हूँ। जब अपना देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे ये हुआ था कि पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो पाकिस्तान बनाया जाएगा तो कहाँ बनाया जाएगा, तो उस टाइम पे ये सर्च किया गया कि भारत में किस किस जगह पे जो मुस्लिम वर्ग है उनकी संख्या ज्यादा है। तो मुस्लिम वर्गों की संख्या एक पूरब में ज्यादा निकलती है और एक पश्चिम में ज्यादा निकलती है। तो ये हुआ कि भाई पूरब और पश्चिम को कैसे जोड़ा जाए, तो जोड़ तो सकते नहीं है, इसलिए क्या किया गया, 2 पाकिस्तान बनाए गए। एक बनाया गया जिसको कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान, और एक बनाया गया जिसको कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, जो एक्चुअल में पाकिस्तान है।
ठीक है, इस तरीके की चीजें बनाई गई। अब ये होता है कि अब इनका कंट्रोल इन पे था, तो यहाँ पे संसाधन या ये अपना कंट्रोल भेजने में बहुत टाइम लग जाता था इनको, ठीक है। और ये हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान हमेशा ये चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान सदा उनके अंडर में ही काम करे, जितनी भी चीजें हो उनके अंडर में हो, ठीक है। उर्दू जबरदस्ती थोप रहे थे, जबकि हमें पता है कि ये बंगाल के साइड में तो बंगाली भी बोल सकते हैं ना, तो इस तरीके की चीजें थी। लेकिन ये बार बार अपनी ही चीजों को थोप रहे थे पूर्वी पाकिस्तान में। तो ये सारी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान परेशान थे। पूर्वी पाकिस्तान जब परेशान हो गए तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक पार्टी बना ली, उस पार्टी का नाम रख दिया अवामी लीग। अवामी लीग के जो नेता थे वो शेख मुजीबुर रहमान बना दिए गए। अब जो शेख मुजीबुर रहमान है उनको जनता ने बहुत ज्यादा समर्थन दे दिया। समर्थन देने के बाद शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बन जाती है। अब ये बात जब पाकिस्तान में पता लगती है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो ये वहां से सेना भेज देते हैं। जब वो सेना जाती है बांग्लादेश में तो वहां पे लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। अब लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, साथ ही साथ वहां पे इतना भयंकर स्थिति हो गई कि लूट मार, मतलब हर एक चीज होने लगा, बलात्कार होने लगे, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। बहुत टॉर्चर किया गया और इसकी वजह से जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसने पूरा टॉर्चर किया पूर्वी पाकिस्तान में, और इसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। अब उस सिचुएशन में भारत से इन्होंने मदद मांगी कि आप हमारे पड़ोसी देश हो, आप हमारी मदद करो, है ना। तो उस टाइम पे भारत ने हाथ अपना उठाया और भारत ने हेल्प करने के लिए मतलब आगे आ गया। हालांकि सबका हर देश की सहायता करता है भारत, तो उस टाइम पे भारत ने ये अपना मामला समझ के भाई आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जब ये बात पाकिस्तान को पता लगी कि भाई भारत भी आ गया है, तो भारत बहुत ज्यादा पाकिस्तान बहुत ज्यादा वो हो गया, किलस गया। और उसके बाद जब लड़ाई घनघोर हो गई तो इसके बाद पाकिस्तान ने सहायता मांगी अमेरिका से। अमेरिका भाई सहायता देने के लिए तैयार हो गया। यानी कि अब देखो, अमेरिका, पाकिस्तान और भी कुछ देश थे जो कि पाकिस्तान के साथ हो गए, और भारत अकेला पड़ गया। तो भारत को अब ये लग रहा था कि भाई अब अमेरिका भी उसके साथ है, तो अब भारत ने ये सोचा कि हमारे पास भी कोई ना कोई ऐसा देश तो होना चाहिए ना जो हमारी हिफाजत करे। तो उस टाइम पे भारत ने सोवियत संघ से मदद मांगी। सोवियत संघ अपना 40वां बेड़ा लेके आया और उसके बाद भारत को उस टाइम पे हेल्प किया। और उसके बाद क्या होता है, इस तरीके से बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से अलग करवा दिया गया। ये वो टाइम था 1971 का, जिस टाइम पे लग रहा था कि भाई तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो अमेरिकी सेना थी वापस चली गई और जो सोवियत संघ की सेना थी ये भी वापस चली गई, और इस तरीके से बांग्लादेश अलग हुआ 1971 में। भारत की उस टाइम पे विजयी हुई थी और 93,000 जो सेनाएं थी उन्होंने सरेंडर किया था। किससे? भारत के आगे। सरेंडर क्यों किया था, इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि आपको पता है कि जब भी सेनाएं लड़ाई करती है तो वो ऑर्डर का वेट करती है कि भाई उनके ऊपर जो लोग है ना, सीनियर्स है ना, वो ऑर्डर देंगे तो ही लड़ाई करेंगे, अदरवाइज खुद से नहीं करेंगे। तो इन्होंने एक ऑर्डर के बिना एक ऑर्डर का वेट करते रह गए और वो ऑर्डर पाकिस्तान वालों ने भेजा नहीं, यानी कि याहिया खान ने भेजा नहीं। और इसी वजह से 73,000 सेनाएं जो थी 93,000 जो सेना थी वो सरेंडर कर दी थी। देखो इस तरीके से। और 1971 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था और इस तरीके से बांग्लादेश को अलग करवा दिया गया। तो ये पूरी स्टोरी है, इसी चीज को समझा रहा हूँ। बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ये बांग्लादेश और असम को काटकर उसको बनाया गया था। पाकिस्तान यहाँ पर अपना दबदबा बनाकर रखता था और यहाँ पर जबरन उर्दू थोप रहा था, अपनी संस्कृति यानी कि उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहा था। और इसका जो विरोध है वहां की जनता करने लगी। पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जंग छेड़ दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान जो थे ये अवामी लीग के लीडर थे और 1970 में जब चुनाव हुआ था इनको विजयी बना दिया गया था। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, यही थे वो व्यक्ति जिनको विजयी बनाया गया था। आगे क्या होता है, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार क्यों कर लिया है? क्योंकि इन्होंने बिना परमिशन के भाई पार्टी कैसे बना ली। फिर याहिया खान जो उस टाइम पे 1971 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या किया, याहिया खान के दौर में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। जब यहाँ पे आंदोलन होने लगा उसको कुचलने की कोशिश की सेनाओं के बल पर। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग शरणार्थी बन गए थे और उसी टाइम पे भारत में कई सारे शरणार्थी घुस आए थे। ठीक है, इसी समस्या को देखकर भारत पूर्वी पाक को समर्थन किया, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ गया। और यही का मतलब ये जो लड़ाई थी काफी भयानक
में सिद्ध हुई। और इस तरीके से क्या होता है, युद्ध का खात्मा पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना के आत्मसमर्पण और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुआ। यानी कि युद्ध कब खत्म हुआ, ये खत्म तब हुआ जब पाकिस्तानी सेनाओं ने सरेंडर कर दिया और साथ ही साथ बांग्लादेश नाम का एक देश अस्तित्व में आया, तभी इस युद्ध को समाप्त किया गया था। लमसम 93,000 सेनाओं ने सरेंडर कर दिया था 16 दिसंबर 1971 को। इस तरीके की चीजें हुई थी और इस तरीके से बांग्लादेश को अलग करवा लिया था। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र है, तो हाँ बांग्लादेश में लोकतंत्र है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी घटना है। होता क्या है कि जैसे देखो, आप किसी भी चीज से अलग हो गया ना, तो इनका जो लक्षण रहेगा ना आपके पास तो आएगा ही आएगा। जैसे आपने सुना है कि पिता जो करता है बेटे में उसका लक्षण आता है, माँ जो करती है बेटी में उसका लक्षण जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान ने जो किया उसका असर पूर्वी पाकिस्तान में भी हुआ। जैसा कि हमें ये समझ में आया है कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है, यानी कि एक्चुअल में जो पाकिस्तान है, वो वहां पे लोकतंत्र कामयाब नहीं होता है। कभी लोकतंत्र होता है तो कभी सैनिक शासन होती है। ऐसा ही स्थिति बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है। होता क्या है, जो आवामी लीग के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिला था, है ना, ये इन व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। अब 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश बन गया। तो बांग्लादेश बनने के बाद क्या होता है कि वहां पे देखिए पूर्वी पाकिस्तान से अब इसका नाम बांग्लादेश रख दिया गया था। अब संसदीय प्रणाली कार्य कर रही थी। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया था, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक साम्यवादी देश घोषित कर दिया गया था। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन करवाया और संसदीय प्रणाली की जगह पर अध्यक्षात्मक शासित प्रणाली रख दी। यानी कि इन्होंने कहा लोकसभा राज्यसभा नहीं रहेगा, कौन रहेगा, अब सिर्फ राष्ट्रपति रहेगा। यानी कि प्रधानमंत्री भी नहीं रहेगा, अब सिर्फ राष्ट्रपति रहेगा। इस तरीके की शासन व्यवस्था इन्होंने कर दी। 1975 में आवामी लीग को छोड़कर यानी कि सभी पार्टियों का समाप्त कर दिया गया। इन्होंने क्या सोचा कि भाई जैसे सोवियत संघ में है, सोवियत संघ में क्या सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, ऐसे ही सिर्फ अवामी पार्टी रखो, अवामी लीग यहाँ पे रखो, बाकी सारी पार्टियों को खत्म कर दो। तो ऐसा इन्होंने कर दिया और इसके वजह से क्या हुआ, वहां पे सब जगह पे तनाव संघर्ष का माहौल छिड़ गया कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है। अब लोकतांत्रिक देश में सबको भाई अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। अब मान लो आपकी पार्टी पसंद नहीं है मुझे, तो क्या तो कोई दूसरी पार्टी नहीं बनेगी, बननी चाहिए ना। तो इस वजह से लोगों में संघर्ष छिड़ गया। आगे क्या होता है, सेना ने बगावत कर दी और जो शेख मुजीब जो थे, जिन्होंने संविधान में संशोधन किया था और जो वहां पे बने थे, ठीक है, नेता बने थे, उनको इन्होंने क्या किया, जनता के हाथों ये मार दिया, मैं सेनाओं के हाथों ये मार दिए गए। ठीक है, नई सैनिक शासन आई जिनका नाम है जियाउर रहमान ने बांग्लादेश में एक नई पार्टी स्थापित की जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। इन्होंने इसकी स्थापना की, किसने, जियाउर रहमान ने की। ठीक है, जियाउर रहमान 1979 का जो चुनाव है वो जीत गए। आगे चल के इनकी भी हत्या कर दी जाती है। सत्ता में जनरल HM इरशाद आते हैं और जनता और छात्रों ने इनके खिलाफ आंदोलन किया। 1990 में इन्होंने पद छोड़ दिया। 91 में फिर से चुनाव हुए। इसके बाद बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतांत्रिक स्थापित की गई। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो पार्टी थी, पार्टी में भी कभी कोई और आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, कभी जनरल आ रहा था, तो कभी सेना आ रही थी। इस तरीके की चीजें होने लगी और होने के बाद लास्ट टू लास्ट अगर देखा जाए तो वहां पे बहुदलीय चुनाव स्थापित कर दिया गया। यानी कि बहुत सारे दल होंगे और जिस भी व्यक्ति को ज्यादा वोट मिलेगा उसी की पार्टी होगी, जैसे कि इंडिया में होता है। तो इस तरीके की चीजें वहां पे अपना भी ली गई और इस तरीके से बांग्लादेश में लोकतंत्र की सरकार हो गई। ठीक है, तो देखिए स्टोरी कुछ ही ऐसी ही है ना। तो सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो दो चीजें देखिए मैंने समझा दिया, इसको एक बार और रिवाइज कर देते हैं। क्या है दक्षिण एशिया, तो दक्षिण एशिया मैंने आपको समझा दिया, है ना, ये दक्षिण एशिया हो गया। फिर मैंने आपको समझाया भौगोलिक बनावट कहाँ कहाँ तक फैला है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक और पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ है और इस तरीके से वहां पे शासन व्यवस्था चल रही है। इसके अलावा हमने ये समझा कि पाकिस्तान में कभी सेना क्यों आ जाती, कभी लोकतंत्र क्यों आता है। तो इस तरीके की चीजें समझी, असफलता के कारण हमने समझा। और फिर हमने ये देखा कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को कैसे अलग करवाया गया और अलग करने के साथ साथ वहाँ पे कैसे शासन चल रही थी, वहाँ पे लोकतंत्र कामयाब थी कि नहीं थी या हुई तो कैसे हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने समझा। और आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस ये सारी चीज़ें थी जिसको मुझे समझाना था। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और बाकी नोट्स जरूर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, वीडियो देखिए, नोट्स अपने सामने रखिए, वीडियो देखते जाइए, सारी चीजें समझ जाएगी। ट्यूशन वूशन कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर लेते हो तो काफी अच्छी बात है, उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। देखिए नंबर अगर आ गए ना तो जिंदगी भर वही नंबर आपको याद रहेंगे कि मेरे इतने नंबर आए, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं किया तो कोई याद नहीं रखने वाला कि आपके कितने नंबर आए या क्या किया। नंबर आपके हार्ड वर्क का पहचान होता है, तो ये चीज को समझिए। कोई नंबर के पीछे नहीं भागता है, बल्कि आपके पास नॉलेज है तो ही नंबर आएंगे, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।